हर बार की तरह फिर सटीक हुआ टोटल न्यूज का सर्वे। टोटल न्यूज के सबसे बड़े सर्वे के जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई दिख रही है। जींद उपचुनाव के इस सबसे बड़े सर्वे में जननायक जनता पार्टी जिसने नई शुरुआत की है वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। जो सर्वे में दिखा है वो नतीजों में दिखा। बड़ी जीत, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जींद उपचुनाव में। जींद के महासंग्राम में कमल खिला है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। जींद उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। 10 साल से हर बार टोटल न्यूज का सबसे सटीक सर्वे। 10 साल से सर्वे मतलब टोटल न्यूज। 13 साल से चुनाव मतलब टोटल न्यूज। जी हां, टोटल न्यूज का सर्वे एक बार फिर सटीक साबित हुआ। पिछले 10 सालों से टोटल न्यूज का सर्वे सटीक और सबसे तेज साबित होता है और एक बार फिर जींद उपचुनाव में नतीजों ने साबित कर दिया कि टोटल न्यूज का सर्वे सबसे सटीक है। जींद उपचुनाव में टोटल न्यूज के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय थी। ऐसे में सर्वे में सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीत सकता था। फिर भी हारने वाले उम्मीदवार या पार्टी की नाराजगी कई बार झेलनी पड़ती है, लेकिन हम आपके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि निष्पक्षता के साथ सर्वे करें और टोटल न्यूज अपनी विश्वसनीयता और भरोसा जनता में कायम रख सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग और जींद उपचुनाव में सबसे बड़े सर्वे के बाद टोटल न्यूज ने सबसे तेज नतीजे भी आप तक पहुंचाए हैं और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। और इस जीत के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ आगे के राजनीतिक हालात पर इसके असर पड़ेंगे, आज टोटल न्यूज पर सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो आज तय हो गया कि बांगर का बादशाह कौन होगा। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं, तो वहीं वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदीप गिल जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं पंकज पुनिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रेणु भाटिया जी, बहुत बधाई जीत के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या मायने हैं, क्या कुछ पॉजिटिव दिखा इस चुनावों में? आखिर जनता ने भरोसा क्यों फिर आप पर जताया? पहली बार कमल खिला जींद में। आपके चैनल के माध्यम से जींद की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और आप सब मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने हमारी मेहनत को सार्थक किया, जनता तक हमारी आवाज को पहुंचाया और जनता ने हमें विश्वास की दृष्टि से देखा। इस वजह से मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और भारतीय जनता पार्टी को आपने कमल खिलाकर आगे भेजा है। आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी शहर का हो, किसी राज्य का हो, किसी कार्य से आता हो, हम सबके विकास को सोचकर इस देश में कार्य करना चाहते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यही हमारी एक सोच है। तो इस नाते मुझे लगता है जींद की जनता ने पिछले 30 वर्षों से सबको आजमाया। 1967 के बाद ऐसा देखा गया है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं आई, परंतु जनता ने एहसास किया, जो आज दादा की उम्र के हैं उन्होंने अपने पोतों को जरूर कहा होगा कि तो हम तो कभी से देख रहे हैं कि कभी भी किसी पार्टी ने जींद का विकास नहीं किया। तो इस बार तुम लोग सारी युवा शक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ ताकि मोदी जी का सपना साकार हो और इस क्षेत्र का विकास हो। इसी सोच के साथ मुझे लगता है जींद की जनता ने हम पर विश्वास किया। हम उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे और पूरा उनकी आस्था पर खरा उतरेंगे। ठीक है, ये आगे विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या कुछ मायने। हमारे साथ प्रदीप गिल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी से। प्रदीप, आप लोगों का दावा था जीत आपकी होगी,
नई पार्टी के साथ आप जरूर आए, नए नाम के साथ जरूर आए, लेकिन तमाम लोग वही थे जो इंडियन नेशनल लोक दल में थे। आपने शुरुआत की, जीत तक नहीं पहुंच सके, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे, बड़ी संख्या में वोट आपने हासिल किए हैं। क्या कुछ मायने हैं, आगे की रणनीति क्या है, कहां पर कमी देखने को मिल रही है? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के साथियों को बधाई दूंगा इस जीत की, क्योंकि चुनाव उपचुनाव के अंदर हम जब आए तो हमें लगभग कुछ ही दिन हुए थे पार्टी बनाए, और आज लगभग 51वां दिन है, और जो नतीजे मेरे हाथ में मेरे सामने हैं, हमने दोनों राष्ट्रीय दलों के छक्के छुड़ा दिए। जो हमें कह रहे थे कि बच्चों की पार्टी है, कल जुम्मा 4 दिन में ये कुछ लोग इकट्ठे होकर के नई पार्टी बना के आए हैं। इस चुनाव के अंदर सबको पसीना बहाना पड़ा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सभी मंत्रियों को यहां घुटनों के बल चलना पड़ा, क्योंकि जींद में कोई विकास तो था नहीं। नई प्रलोभन देकर के किस प्रकार से वोट अर्जित किए गए, उन सभी को जोड़ करके एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा, जहाँ ये जीत की बधाई ले रहे हैं, हम तो विकास की, सुरक्षा की और रोजगार की राजनीति करने आए हैं। अगर ये कुछ नया कर पाए तो हम इनका स्वागत करते हैं। जींद की जनता ने इन्हें मैंडेट दिया है। पिछला तो जितना भी आप लोगों ने यहाँ विकास देखा है, आप यहाँ के सेक्टर्स को देख लीजिए, गलियों को देख लीजिए, आप देहात को देख लीजिए, व्यापारी भाइयों की दुर्दशा देख लीजिए, इन सभी को जोड़ करके अगर हम देखें तो आज वोट प्रतिशत की बात जो आपने अभी कहा कि सेकंड में आप दावे कर रहे थे जीतने के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये भी कहा कि वही लोकदल का कैडर है। आज हम युवाओं ने ये साबित कर दिया कि राजनीति बदलाव की ओर जा रही है। 17,000 से ऊपर हम लोगों ने, जो लोग हमें देहाती पार्टी कहते थे, 17,000 से ऊपर वोट हमने इसमें अर्जित किए जींद शहर से। कहीं कोई कमी खामी रही होगी तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन मैं तो इस बात से बड़ा आश्वस्त हूं और बड़ा खुश भी हूं कि हम लोगों ने 50 दिन के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इतना बड़ा दल, उसके इतने बड़े बड़े नेता, दूसरी तरह एक सत्ता पक्ष जिसके पास हर चीज का एक बहुत जैसे पावर, बल और जो पैसा, वो सब चीजों को लगाने के बावजूद आज हम 37,000 वोट लेकर के आए हैं। तो अगला चुनाव जल्द होगा, उसमें भी हम इससे ज्यादा एनर्जी लगा करके आएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ एक नहीं है कि हमें सिर्फ सत्ता में आना है या हमें जीत अर्जित करनी है। हमें सिर्फ एक बात है कि इस प्रदेश की और देश की राजनीति बदलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगातार जींद ने बहुत कुछ भोगा है। ठीक है, प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी आपका रुख करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दमदार नाम उतारा और एक तरह से पूरा दांव लगा दिया कि उस नाम के इर्द गिर्द पार्टी को इकट्ठा किया जा सके। चुनावी भाषणों में पार्टी एक साथ दिखी, तमाम जो आपने रैलियां की, तमाम चीजें एक साथ तमाम नेता दिखाई दिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मैंडेट वहां से मिला है वो उससे बेहतर हो सकता था अगर आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले 4 साल में एकजुट होते? 4 साल तक एक की कुर्सी दूसरा खींचने की तैयारी में था, एक अपनी कुर्सी को बचाने की तैयारी में लगा रहा, और ये तमाम चीजें 4-4.5 साल से चलती रहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आप हफ्ते भर पहले एकजुट दिखाई दिए, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया कि आप एकजुट भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत की बधाई देना चाहूँगा। ये लोकतंत्र का उत्सव था और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी सैकड़ों जीत और हार देखी है जी। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना संगठित कार्यकर्ता है कि वो कभी जीत पे इतना उत्साहित और इतना जश्न में नहीं होता कि उसके कोई भी किसी तरह के बोल बिगड़ जाए। और दूसरा, हार के कांग्रेस कार्यकर्ता कभी इतना मायूस नहीं होता, वो दोबारा उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ लगते हैं। अभी मैंने प्रवक्ताओं को सुनी, यही वो लोग थे जो लोग लगातार 4 साल के बारे में बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी बिखराव की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में हर नेता की आपस में लड़ाई है। लेकिन जिन चुनाव ने ये दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने संगठित होकर लड़ा। देखिए, जीत हार चलती रहती है,
अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और जेजेपी के प्रवक्ता भी को सुना। भारतीय जनता पार्टी इस बात को शायद भूल गई, आज देश के अंदर 2 उपचुनाव थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी को इस बात की जीत की बधाई दे रहे थे, नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा। तो क्या राजस्थान का जो आज का चुनाव था वो ये लोग भूल गए? तो उसकी हार की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी को देंगे नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने जनता के बीच में वायदे किए थे जींद चुनाव में, मैं उम्मीद करता हूं कि और जींद की जनता को इस बात की उम्मीद होगी कि जो वादे किए थे उनको जल्दी जल्दी निष्पक्ष तरीके से लोग पूरा करें। रही बात जहां तक जेजेपी की पार्टी की ने भी बात करी कि 50 दिन की पार्टी, शायद मुझे लगता है कि ये इस बात को भी ठीक करेंगे कि पार्टी नहीं है, ये 4 पीढ़ियों की पार्टी है। इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे, दादाजी मुख्यमंत्री रहे और लगातार परिवार का राजनीतिक जो हस्तक्षेप हरियाणा की राजनीति में रहा, मुंह से 50 दिन की राजनीति बोल सकते, ये इनको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा आज ये जो इतनी तरीके से बात कर रहे हैं। और जहां तक अगर हम कांग्रेस पार्टी के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने और मैं समझता हूं कि जींद की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल जो विश्वास जताया उसको इतने चाहे जीत हार का कोई मायने नहीं है, लेकिन इसमें 22,440 लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया। उनका भी जींद की पूरी जनता का कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात का धन्यवाद है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जनरल चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने और उसके बाद विधानसभा चुनाव अभी सरकार को देखने के साथ करवाएंगे, उस चुनाव की जो उस चुनाव के नतीजे जो होंगे वो इससे अलग होंगे, ये मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी के मानना है। जहां तक हार की और जीत की बात है तो जो जींद में हुआ है उसका बिल्कुल निश्चित रूप से उसके सोचा जाएगा कि कहां पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर किन विषय पे कमजोर रही, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। तमाम पार्टियों का जिक्र हुआ, जिस तरह से राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी बनाई और इस उपचुनाव में वो लगातार जींद में डटे रहे, उनकी पार्टी को जो वोट मिले हैं वो क्या कुछ संकेत देते हैं हरियाणा की राजनीति में? क्योंकि नई पार्टी उनकी भी थी और लगातार वो जींद में अकेले दम पर लगे हुए थे प्रचार में और एक अच्छा वोट उन्होंने हासिल किया है। निश्चित रूप से राजकुमार सैनी जी की पार्टी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों के मुताबिक रहा है और ये आशा की जा रही थी उनको इतने वोट मिलेंगे। अगर ये वोट मिले हैं तो अगर ये सेंध लगाई है तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध लगाई है। अगर हार जीत का अंतर कम होता, बहुत कम होता, तो निश्चित रूप से ये सेंध होती और ज्यादा प्रभाव पड़ता। राजकुमार सैनी जी अपने बलबूते पे ये वोट लेकर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध है। पार्टी को सोचना चाहिए, राजकुमार सैनी जी के खिलाफ पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। उन्होंने बीजेपी के सांसद होते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तब भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और राजकुमार सैनी भविष्य में बीजेपी के लिए चुनौती बनने वाले हैं, ये इस बात का साफ संकेत है। वो अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। जींद का उपचुनाव था, दूसरे क्षेत्रों में भी ये स्थिति होगी। उनका ज्यादा अहिरवाल में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं मान सकते अभी हम, लेकिन ये जीटी रोड बेल्ट में और इस बेल्ट में बांगड़ में भी उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनका प्रभाव है। चाहे देखिए वो हार जीत में तो वो पहले से नहीं थे, लेकिन उनका था भी कितने वोट लेते हैं वो। अगर ये जीत का अंतर और भी कम होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कठिनाई हो सकती थी। वीरेंद्र सोनी जी, सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला अपनाने की तैयारी में लग रहे हैं राजकुमार सैनी। ये नहीं देख रहे कि किस जाति के वोट ज्यादा हैं। एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो मायावती ने उत्तर प्रदेश में चला था उसी की राह को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन उसमें माइनस जाट, वो गैर जाटों की राजनीति कर रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला जाटों के खिलाफ आक्रामक बोल रहे हैं। लेकिन जो इसको अच्छा नहीं माना जाता, सामाजिक समरसता की बात होती है, सभी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उनका जो रवैया है, जो उनका वोट बैंक है, जिस पर उनको ये लगता है कि मैं इस पर अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत बना सकता हूं, तो वो गैर जाटों की राजनीति कर रहे हैं। अभी देख लिए राजकुमार सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने ब्राह्मण को बनाया, उम्मीदवार बनाया जींद के अंदर। इस तरह वो अपने ढंग से दूसरे भी, जब भी लोकसभा चुनाव में वो चुनौती बनेंगे, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जहां हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, तो निश्चित रूप से वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध डालेंगे। रेणु भाटिया जी, आप लोग इसी वजह से घबराए हुए हैं, शायद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अभी भी उनके साथ है और उसका असर वो कहीं ना कहीं नतीजों में दिखाई दे रहा है। अगर ये मार्जिन कम होता तो शायद आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रेणु जी,
चलिए रेणु जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कुछ समस्या है, लेकिन प्रदीप मैं आपका रुक करूंगा। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी से समर्थन भी लिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया वहां पहुंचे और आप लोगों के लिए प्रचार भी उन्होंने किया, और जब नतीजे आने वाले थे उससे पहले तक ये तमाम चीजें भी चल रही थी कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन आपका जा सकता है। क्या उसका फायदा आपको नहीं मिल पाया, या ये शुरुआती अभी स्टेज में तमाम चीजें हैं, आप लोग भी अपने आप को भाप रहे हैं कि कहां तक आप लोग जा सकते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल जी आए, उनका हमें बहुत बढ़िया असर मिला देखने को। हमें व्यापारी साथियों ने भी एक्सेप्ट किया, शहर के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। और मैं यहां एक बात आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि जेजेपी बिल्कुल भी इस चुनाव में नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस को देखिए आप, मात्र थोड़ी सी वोटों से इतने बड़े लीडर रणदीप जी अपनी जमानत बचा पाए। इन सभी चीजों के पीछे अगर आप देखेंगे तो वोट शिफ्टिंग नजर आएगा आपको। किस प्रकार से वोट शिफ्टिंग हुआ वो आप एनालाइज कर लेना। एलएसपी की भी वोट जो आंकलन की जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई। आईएनएलडी हाशिए पे आकर खड़ी हो गई, 3454 वोट उन्हें हासिल हुई। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आईएनएलडी का वोट आपने ले लिया, आपने सिर्फ एक नई पैकिंग में पुरानी चीज को प्रेजेंट किया और वो वोट आपको मिल गया जो आपका पुराना वोट था। मैं बताना चाहूंगा, उनके साथ बीएसपी पार्टी हमारी खड़ी है जी। बीएसपी का वोट बैंक भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक अगर पिछली बार देखेंगे आप जींद विधानसभा का, तो 13,000 समथिंग वोट लिया था कैंडिडेट ने जी। आज सिर्फ 3,454 वोटों पे आईएनएलडी खड़ी है। अगर मैं पिछले आंकड़े आपके सामने बताऊं तो इतने 37,000 वोटों से तो कम में प्रत्याशी जीत चुका था विधानसभा चुनाव। लेकिन यहां पर वोट शिफ्टिंग का एक बहुत बड़ा खेल सामने आया जी। और बात रही केजरीवाल जी के आने की, केजरीवाल जी बिल्कुल लास्ट दिन में आए और बहुत अच्छा मैसेज जनता के लिए दे करके गए। और मैं तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात से लेकर के हूं कि हर व्यापारी ने, हर व्यक्ति ने, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से था, एससी वर्ग से था, यहां जो लोग जाति पाति की जो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार की कांग्रेस ने भी की पिछले दिनों में और जिस प्रकार से आज अन्य दल भी कर रहे हैं जी, हमें सबसे बड़े आश्वासन इस बात से लेकर के हैं कि हमारी पार्टी को 36 बिरादरी ने वोट देने का काम किया। जब ही हमारे को वोट जो प्रतिशत जो है इतना मिला, और 17,000 वोट अकेला शहर से मिला। ठीक है, पिछली बार जब मिड्डा जी आईएनएलडी में थे जी, तो तब भी 14,000 वोट पे सीमित रह गए थे। आप सोच करके देखिए कि हम जेजेपी ने क्या गेन किया है। ठीक है पंकज जी, आपका रुख करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने एक दमदार उम्मीदवार उतारा, आप लोगों को जीत नहीं मिली, अब आगे क्या, आप लोगों की रणनीति आगे क्या होगी? क्या एक बार पार्टी फिर एकजुट होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि लगातार सवाल वही उठ रहा है कि आखिर अगर पार्टी में इतने बड़े बड़े नाम हैं और जाट लैंड जिसे कहा जाता था, उस जाट लैंड में भी आप लोग अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं, आपके बड़े नाम हैं और वो तमाम नाम चुनावी समर में कूदते हैं और जनता पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। इतना बड़ा नाम पे आपने दांव चला और वो कहीं ना कहीं आप लोग तीसरे नंबर पे अगर पहुंचते हैं, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आप लोग किस तरह से आगे कदम बढ़ा पाएंगे? कार्यकर्ताओं का मनोबल तो कहीं ना कहीं इसमें कम होगा। देखिए साकिर जी, पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों जीतो हार देखी है, और जहां तक जिंद उपचुनाव की बात है तो 2004 के बाद और उससे पहले जी पंकज जी लगातार वहां पे जो कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पे जो दूसरे पार्टियों के, चाहे वो आईएनएलडी से पहले मिड रहे, तमाम लगातार आईएनएलडी की वहां पे जो राजनीतिक जो पकड़ थी वहां पे ज्यादा रही थी। ये इसको आपके सामने इसके पिछले इन चुनाव के आंकड़े भी दिखाते हैं। लेकिन आज इस चुनाव जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा हुआ। आज वहां पर आईएनएलडी बिल्कुल साफ हो गई,
कांग्रेस पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड था, आज कहीं नहीं रणदीप सुरजेवाला जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा नाम है प्रदेश की और देश की राजनीति में, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन हम लोगों जिस बात को लेकर के रणदीप सुरजेवाला जी जींद लेके आए थे, मुझे लगता है कि उसमें भी हम कहीं ना कहीं सफल रहे हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आज चुनाव हार गए हो। कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ा। आज कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो जींद के अंदर बढ़ा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित आने वाले चुनाव में फिर एक होकर लड़ेंगे, तो चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद रेणु भाटिया जी आपके पास आऊंगा, और एक ऐसा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है पिछले कई महीनों से, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता उस पर सीधे तौर पर जवाब नहीं दे पा रहा। वो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इस बीच हम आप लोगों को बता दें कि टोटल न्यूज का सर्वे एक बार फिर सटीक साबित हुआ है, और टोटल न्यूज ने अपने सर्वे में अपनी विश्वसनीयता को सामने रखते हुए पारदर्शी तरीके से जो सर्वे किया, वह आज नतीजों में भी झलक उठा। हर बार की तरह फिर सटीक हुआ टोटल न्यूज का सर्वे। टोटल न्यूज के सबसे बड़े सर्वे के जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई दिख रही है। जींद उपचुनाव के इस सबसे बड़े सर्वे में जननायक जनता पार्टी, जिसने नई शुरुआत की है, वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। जो सर्वे में दिखा है वो नतीजों में दिखा। बड़ी जीत, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जींद उपचुनाव में। जींद के महासंग्राम में कमल खिला है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। जींद उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। 10 साल से हर बार टोटल न्यूज का सबसे सटीक सर्वे। 10 साल से सर्वे मतलब टोटल न्यूज। 13 साल से चुनाव मतलब टोटल न्यूज। तो बांगर की बादशाहत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और कृष्ण मिड्ढा यहां से चुनाव जीते हैं। और ऐसे में चर्चा हम खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। रेणु भाटिया जी, आपका रुख करूंगा। राजकुमार सैनी एक ऐसा नाम जो लगातार आपके नेतृत्व को चुनौती देता रहा, और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते अपनी पार्टी का गठन किया, और वो जींद उपचुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा, और 13,582 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही वोट था जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से झटका है, और अगर ये मार्जिन आपके उम्मीदवार का कम होता तो ये आपकी हार में भी ये सीट बदल सकती थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो ये वोट बैंक जिस तरह से राजकुमार सैनी के साथ जुटा हुआ है, यही वोट बैंक आपकी मजबूरी है? इसी वोट बैंक के चलते आप उन्हें शहीद होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर उनको आपने पार्टी से बाहर निकाला तो शायद ये वोट बैंक और ज्यादा बढ़ जाए और आपको नुकसान पहुंचाए। देखिए, राजकुमार सैनी जी का जो मकसद था, जो सोच है उनकी, वो उन्होंने एक कार्ड खेलने का प्रयास किया जातिवाद का। मुझे ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति विशेष का नहीं सोच के चलती है। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, और वो सबका साथ सबका विकास की नीति से आगे बढ़ रही है, और सबको उसी सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान के आप चले जाए, कोई भी जाति हो, उसके लिए एक अलग प्लान, अलग स्कीम हर तरह से उनके परिवार की हो, या उनके काम की हो, या उनकी जाति को संबंधित हो, हर तरह से उनका विकास करने की योजनाएं बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी इस चीज को नहीं सोचा कि ये इस जाति से है तो यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, फला इस जाति से वहां लाइट जानी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बात बताई। इस तरह से सबको साथ लेकर सबको विकास की ओर बढ़ाते हुए हमारी पार्टी इस प्रयास में चल रही है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो शीर्ष नेतृत्व इस चीज को देख रहे हैं, और आगे चल के उन्होंने किस तरह की उनके साथ क्या सोच के आगे काम करना है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है।
मुझे लगता है मेरा कद उतना नहीं है कि मैं इस बात को बोलूं। नहीं रेणु भाटी जी, यही समस्या है कि जिन सवालों पर जवाब देना चाहिए उन सवालों से बचा जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राजकुमार सैनी को पार्टी में रखने की मजबूरी क्या है, और अगर उनको आप बाहर करते हैं तो उससे क्या आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, इसलिए आप उन पर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये आज का विषय नहीं है, ये कई महीनों से ये विषय चला आ रहा है और लगातार वो चुनौती देते हुए दिखाई देते थे, और उस चुनौती पर भी आपका शीर्ष नेतृत्व भी चुप रहा, प्रदेश नेतृत्व भी कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। देखिए, पार्टी से हट के अगर कोई कार्य करता है तो सीनियरिटी उस चीज को नोटिस करती है, देखती है और अपना फैसला उस चीज के ऊपर लेती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को देखा है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हमारे साथ सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा सहयोग किया और जनता ने बहुत अच्छा बहुमत देकर हमें जिताया, हम पर विश्वास किया। उस चीज की किसी भी ऐसी बात की आंच जनता के कार्यों पर नहीं पहुंचेगी, इस विश्वास के साथ मैं आपसे कह रही हूं। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है और जींद की जनता को भरपूर विकास के साथ आगे बढ़ाएगी। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, असहज क्यों हो जाती है भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी का नाम आते ही? क्यों सीधे तौर पर निर्णय नहीं लिया जाता? इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि आप पार्टी के सामने नई पार्टी खड़ी कर दें और एक प्रत्याशी को भी मैदान में उतार दें और प्रचार करने में जुट जाएं, 13,000 वोट आप हासिल कर लेते हैं, क्या मजबूरी है? नहीं, निश्चित रूप से यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन प्रदेश इकाई दबाव बना सकती है। राजकुमार सैनी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो विपक्षी दलों को भी कहने का मौका मिलता है और ये एक धारणा भी जाती है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने ही राजकुमार सैनी को खड़ा किया है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बीजेपी अपने माध्यम से, राजकुमार सैनी के माध्यम से अपनी राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये धारणा और बलवती होगी और ये संदेह जाएगा कि बीजेपी ने ही उनको खड़ा किया है। तो अनिल जैन जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, महामंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई करके उनको शहीद नहीं करना चाहते, लेकिन अब तो इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने आपकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और आगे चल के वो अपने उम्मीदवार भी खड़े कर रहे हैं। मेयर चुनाव में भी किया और यहां भी किया, आगे भी करेंगे। अगर राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनमें भी अनुशासनहीनता बढ़ेगी। प्रदेश इकाई को निश्चित रूप से जो प्रदेश इकाई चाहेगी केंद्रीय नेतृत्व वैसा ही करेगा। प्रदेश नेतृत्व को अवश्य दबाव बनाना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में लाना चाहिए, लेकिन ये तो रणनीतिकार जानते हैं, ये उनकी क्या रणनीति है इसके बारे में तो वही अधिक बेहतर बता सकते हैं। ठीक है प्रदीप, आपका रुख करूंगा। आप आम आदमी पार्टी के साथ अभी आधिकारिक तौर पे आपने गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप लोग साथ में हैं, विचारधारा का मेल आप लोग कई बार कह चुके हैं और दुष्यंत चौटाला तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो आईएनएलडी है, आईएनएलडी के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, लगता नहीं कि इस नतीजों के बाद शायद वो बहुत ज्यादा टिक पाएगा। ऐसे में कोशिश होगी आपकी कि बहुजन समाज पार्टी को भी अपने साथ ले सके ताकि एक बड़ा गठबंधन दिख सके और वो जो वोट बैंक जो आईएनएलडी में शिफ्ट नहीं हो पाया वो शायद आप लोग शिफ्ट करवा सकें अपने साथ लेने के बाद। देखिए, मैं आप संज्ञान में डालना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल सही है कि बीएसपी का वोट आईएनएलडी को शिफ्ट नहीं हो पाया। किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया वो तो वो जाने, लेकिन एक विचारधारा के जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और हम इकट्ठे हुए इस चुनाव में जी, और केजरीवाल जी ने आकर के हमें समर्थन दिया जी, इस प्रकार से अगर कोई बात होती है तो वो तो शीर्ष नेतृत्व जानता है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश और इस देश में एक विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक नई राजनीति की जाए और लोगों के लिए विकास के रास्ते खोले जाएं। लेकिन हमारी बहन रेणु जी अभी कह रही थी कि भाई हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते। इस चुनाव में इनके एमपी ने पार्टी भी खड़ी कर दी और वो पार्टी 13,000 समथिंग वोट भी ले गई। आज तक ये कार्रवाई नहीं कर पाए, खुद ये इसका मतलब जाति पाति को बढ़ावा दे करके इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता इनकी दोनों तरह के चेहरों को अच्छी तरह से जानती है कि किस प्रकार से, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो, और इस बार यहाँ देखने को मिला इस चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं जाति पाति की। और इनके मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं भी पंजाबी हूँ।
हमारे जैसे युवाओं को इस तरह की राजनीति को देखकर जहां खेद और दुख होता है, हम चाहते हैं कि स्वच्छ राजनीति इस हरियाणा प्रदेश में हो, जिसमें कोई जाति पाति का कोई जहर ना हो, युवाओं के लिए रोजगार हो और महिलाओं की सुरक्षा हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, व्यापार के रास्ते खुलें, जींद जैसे पिछड़े हुए हल्के की जिले की कोई मतलब अनदेखी ना हो। तो इस प्रकार की राजनीति जब होती रहेगी जी। अगर कहीं न कहीं जाति पाति या धर्म मजहब की राजनीति होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के बारे में कोई सोचेगा। तो हम और आम आदमी पार्टी अगर एक मंच पे आए हैं, ठीक है, अगर चाहे इस इलेक्शन में आए हैं और आगे की रणनीति तो चलो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, मैं तो ये कहूंगा कि एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए अगर एक प्लेटफार्म पे कई लोग इकट्ठा होते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है। ठीक है, यानी हरियाणा की राजनीति में एक बड़े गठबंधन के संकेत भी आप लोग दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह से संकेत हैं कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी साथ आती है तो बुराई नहीं है, तो क्या संदेश है? आईएनएलडी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जाने के लिए जननायक जनता पार्टी तैयार है, आम आदमी पार्टी को पहले ही साथ ले चुके हैं, एक बड़े विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही है। देखिए, पहले तो सत्तारूढ़ दल को जींद के उपचुनाव में घेरना चाहिए था, ठीक है, विपक्षी दल इसमें सफल नहीं हो पाए। किराना का उदाहरण है, किराना के अंदर जो इस तरह से संगठित होकर लड़े थे, विरोध की टिकट पर सपा का उम्मीदवार था तो उसके अंदर उनको सफलता मिली थी। जींद में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद और सहज स्थिति रही। जब तक आगे आने वाले चुनाव में है, अगर कोई गठबंधन बनता है, मान लीजिए इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन है, अब बसपा इनेलो को छोड़कर जेजेपी के साथ आ जाती है तो उसकी उस गठबंधन की कितनी विश्वसनीयता होगी, ये सब देखने वाली बात है। क्योंकि राज्य की जनता ये भी देखती है कि इनका गठबंधन किस लिए है। गठबंधन सत्ता के बंटवारे के लिए ही होता है, लेकिन उसके अंदर ये विश्वसनीयता भी देखनी होती है, ये गठबंधन कितना लंबे समय तक चलेगा, ये भी देखने वाली बात है कि इन्हें कोई गठबंधन 10 दिन चले फिर टूट जाए। तो इसलिए राज्य की जनता उसकी विश्वसनीयता और साख को भी देखती है। यह बात निश्चित है कि आने वाले जैसे लोकसभा चुनाव आएंगे उसके अंदर नए गठबंधन बनेंगे, नए समीकरण बनेंगे, सभी दोनों का यह प्रयास भी रहेगा। अब मुझे नहीं लगता कि बसपा अपने ढंग से एक इनेलो से लेके एकदम जेजेपी भी शिफ्ट हो जाएगी। ये बसपा सुप्रीमो को देखना है, जेजेपी के नेताओं को देखना है, क्योंकि अभी ये नई नई पार्टी है, उसको अपनी छवि बनानी है। ठीक है, विश्वसनीयता की बात आई, गठबंधन का भरोसा लोगों में होना, शायद यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो शिफ्ट नहीं हो पाया एनएलडी में। शायद वोटर्स को ये लगा कि ये उम्मीदवार जीत के कगार तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा उन्होंने अपना वोट कहीं और शिफ्ट कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इनेलो का जो उम्मीदवार था वो स्थानीय था जी, और बसपा से गठबंधन भी था, फिर भी मतदाताओं ने विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त की, मिड्डा जी को सहानुभूति लहर का लाभ मिला। और देख ले, इनेलो का कैंडिडेट था, उसको बीजेपी ने अपनाया और बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। देखो, मुख्यमंत्री ने हाईकमान को सुझाया, उनके जो चेन था हाईकमान ने उस पर मोहर लगाई, तो इसका उनको लाभ मिला। ठीक है, पंकज पुनिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। कांग्रेस की रणनीति क्या? अकेला चलो या आप भी कोई गठबंधन के साथी हरियाणा में अब तलाश करेंगे? इन उपचुनाव के नतीजों के बाद तो शायद यही लग रहा है कि आपको भी किसी ना किसी पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। देखिए साकिर जी, मैं बिल्कुल आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभाओं में सक्षम है खुद चुनाव लड़ने में। हमें यहाँ पे किसी के साथ की और सहयोग की जरूरत नहीं, जो दूसरे लोगों को जरूरत पड़ेगी वोट बंटवारे के लिए। अभी बात हो रही थी जो लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के मामले में तो अपनी नैतिकता बिल्कुल खो चुकी है। अगर हम राजकुमार सैनी की बात करें, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो एमपी बढ़ने के 1 साल बाद ही भारतीय जनता पार्टी को मैंने तो अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी कौन सी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा कौन सा अंदर खाते की इनकी सेटिंग है कि वो इस्तीफा दे चुके और ये उसको मंजूर नहीं करते? दूसरी बड़ी बात कि जो राजकुमार सैनी है, अभी तक लगातार 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया के नीचे वो सारा फूल और फल रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी को तैयार किया, पूरे प्रदेश में आग लगाने का काम किया। अब वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ करके बाहर आने की कोशिश उन्होंने की है और उनके खिलाफ चाहे वो नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी लड़वाने की बात है, चाहे जींद उपचुनाव में लड़वाने की बात है, तो उनका उसका भी मोल भाव पता चल जाएगा। और जहां तक आईएनएलडी के प्रत्याशी की बात है, जो ये सिर्फ 3000 पे जाके सिमट गए, तो मुझे लगता है कि जो चाचा भतीजे की लड़ाई है
कहीं ना कहीं वो इस हद तक पहुंच गई कि उनका जो परंपरागत जो उनके साथ अभी तक थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो जेजेपी के साथ नहीं जा पाया, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने उसको इनको हराने या अपने कुछ ना कुछ आपको अपने खुद को बचाने के चक्कर में उसको शिफ्ट किया। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रत्याशित जीत है, ये कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करती है कि आने वाले भविष्य की राजनीति, और जो कांग्रेस पार्टी लगातार 4-4.5 साल से हम बोलते आ रहे हैं कि आईएनएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से मिली हुई है, कि इनको अपने पर्सनल हित की बात है, उसमें चाहे मुकदमे की बात है, तो आज कहीं ना कहीं ये जींद का उपचुनाव और भी इशारा कर रहा है कि ये जो मिली जी वो इस रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है। ठीक, वीरेंद्र सोनी जी, कांग्रेस की रणनीति क्या है? आखिर वो किस तरह से आगे की रणनीति, किस तरह से आगे के विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ेगी? ये उपचुनाव जिस तरह से कांग्रेस ने लड़ा है, आपको कहां कमी नजर आ रही है? संगठन के स्तर पर या पार्टी के उम्मीदवार के सिलेक्शन के स्तर पर आखिर कमी कहां रह गई कांग्रेस से? क्योंकि बड़े बड़े नाम है कांग्रेस के पास और 10 साल लगातार सरकार चलाई है, उसके बाद ये हाल हो कि उपचुनाव में आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, तो कहां कमी आपको एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का फैसला दिल्ली में किया, स्थानीय स्तर पर भी हो सकता था। वेणुगोपाल जी ने फैसला किया, राहुल गांधी जी को बताया, तो राहुल गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला के नाम पे मोहर लगाई। अब राहुल गांधी जी ने तो फैसला दे दिया, रणदीप सुरजेवाला जी ने स्वीकार कर दिया, लेकिन उस पर यह होमवर्क नहीं किया गया कि जींद के मतदाताओं को यह कैसे समझाएंगे कि जब रणदीप सुरजेवाला पहले से ही कैथल से विधायक हैं, तो दोबारा वो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, विधायक बनने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी, इस पर कोई होमवर्क नहीं किया गया। तो मेरा ये कहने का है, जो कांग्रेस की एकता थी, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं ने वहां अपनी एकता का प्रदर्शन किया, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, ऐसा लंबा चलता भी नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री पद से देखकर भी जोड़ा गया कि रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्शन के रूप में लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के अंदर इस बात का भी था कि राहुल गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला के ऊपर क्यों दांव लगाया है, तो कई तरह की धारणाएं बनी है। अगर कांग्रेस को अगर भविष्य में पुनर्जीवित होना है, तो कांग्रेस को जो अपनी टिकटों का फैसला है वो दिल्ली में नहीं होकर जमीनी धरातल पर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस को सफलता मिलेगी। पंकज जी। जी देखिए, सोनी जी की अपनी जगह एक बात हो सकती है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, सारे लोगों ने मिलकर रणदीप सुरजेवाला जी का फैसला लिया था। और देखिए, कोई ये चुनाव हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे थे कि इसको इतना हल्के में ले लें कि बिल्कुल ये कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए, और जो आज जो हालत आईएनएलडी की हुई है वो कांग्रेस पार्टी की होती है, तो कल आप लोग ही उस पर दूसरी तरह की बातें कर रहे होते आज सुना पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस हार से बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके मायने अलग निकलेंगे। लेकिन मैं एक बात इसके साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जोरदार उम्मीदवार उतारा, उससे पहले यही तमाम पार्टियां जो कांग्रेस को चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे गिनती थे, रणदीप सुरजेवाला जी की उम्मीदवारी के बाद ये लोग बात करने लगे थे कि अब कांग्रेस चुनावी मैदान में है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो बिल्कुल मैं ये बात को समझता हूं कि बिल्कुल ये कोई गलत फैसला नहीं था। और जहां तक दिल्ली में बैठ के फैसले लेने की बात है, तो सहज हमेशा से ही सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के उस बात का फैसला करते हैं, और रणदीप सुरजेवाला जी का फैसला भी जो है सब लोगों ने मिलकर लिया था और सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और इतना मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मायूस नहीं है, पूरे जोश के साथ हम कल से ही फिर दोबारा से, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव नजदीक है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता दोबारा से मैदान में डट खड़े हो। ठीक है पंकज जी, जिस तरह से आपने कहा रणदीप सुरजेवाला, ये लोग सब जान रहे हैं, और जो वोट आपको मिला है वो इसी नाम के बलबूते पे आपको मिल पाया है, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार सर्वे हमने किए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को इतना वोट भी नहीं मिल रहा था। ये रणदीप सुरजेवाला की उम्मीदवारी के बाद ही आपको इतना वोट मिल पाया। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी में अब परिवर्तन होगा? क्योंकि अशोक तंवर ने इन चुनावों के दौरान यह कहा था कि हार की जिम्मेदारी मेरी और जीत सभी की है। देखिए, निश्चित रूप से अशोक तंवर जी ने बहुत बड़े दिल के साथ इस हार का बिल्कुल पहले ही कहा था कि जीत की जो बात है वो सबकी है, और अगर पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हारती है तो उसकी जिम्मेदारी
मैं अपने ऊपर लेता हूं। तो ये बहुत बड़े मन की और बहुत बड़े दिल की बात है। अशोक तंवर जी ने ये साबित किया है कि वो बहुत बड़े दिल और मन के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल इसको दूसरे तरीके से बिल्कुल नहीं ले सकते। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो आंदोलन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर रहे हो, तमाम सभी पार्टियों से ज्यादा कांग्रेस ने यहाँ पे प्रदेश में अंदर आंदोलन किए। और मैं समझता हूँ अशोक तंवर जी ने प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे पैदल यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो बाइक के माध्यम से हो, चाहे साइकिल के माध्यम से हो, पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ता को उठाने का काम किया। और आज उसी का नतीजा कि कांग्रेस हर घर में कांग्रेस की आवाज है, कांग्रेस की बात हो रही है। तो बिल्कुल अगर कांग्रेस इतनी कमजोर होती तो हम इन दूसरी पार्टियों की तरह जो आज वैसाखियों को ढूंढ रही है, कोई केजरीवाल जी को अपने समर्थन के लिए बुला रहा है, कोई बसपा का सहयोग लेके यहां पे चुनाव लड़ रहा है, तो अगर कांग्रेस इतनी कमजोर होती तो हम कहीं ना कहीं हम भी दूसरे की तरफ लगाते। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। ठीक है, रेणु भाटिया जी आपका रुख करूंगा। ये उपचुनाव निपट गया, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है क्या हरियाणा भारतीय जनता पार्टी? जी, कि अभी तक इस तरह का कोई विचार नहीं है, परंतु चुनाव आयोग की क्या मंशा है, चुनाव आयोग जो आदेश करेगा उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि चुनाव आयोग को बहुत सारी चीजों का फैसला लेना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से, मतगणना की दृष्टि से, और कार्य उनके जो अफसर हैं उनकी दृष्टि से बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो टोटली चुनाव आयोग के ऊपर भी है, और अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं बना है। अभी मेरे एक भाई कांग्रेस के अपनी बात को रख रहे थे, मैं उस भाई की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि इतने बड़े धुरिंदर अपने नेता को उन्होंने इस चुनाव में उतारा कि वो सबको पछाड़ते हुए कांग्रेस की कमान संभालते हुए आगे निकलेंगे, इस सोच के साथ हम हर रोज डिबेट में यही बात उनकी आती थी। परंतु आज भी उनमें हौसला है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि हम आगे भी चल के आएंगे। मुझे समझ नहीं आता इनकी कैलकुलेशन क्या है, और ये क्यों एहसास नहीं कर पा रहे कि 70 वर्षों में इन्होंने किसी कार्य को नहीं किया, फिर भी इनको जो सम्मान जनता देती है शायद गांधी परिवार के नाम से, लेकिन इस तरह की बात कब तक चलेगी ये इनको सोचना होगा, क्योंकि हम सबको अल्टीमेटली एक समय पर मिलके राष्ट्रहित की बात सोचनी चाहिए, न कि किसी परिवार हित की। ठीक है, जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, जो ये बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी के सभी लोग संगठित थे, रिजल्ट ने बता दिया कि वो कितने संगठित थे। और इस भय से कि नया कैंडिडेट कांग्रेस का पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे दें कि आज से पहले आप लोग हरियाणा में कहीं थे नहीं, और आप लोग गलती से आपकी जो झूठ की राजनीति थी और जो आप लोग इतने अफवाहों की राजनीति लेकर के ऐसे प्रदेश की सत्ता में आ गए, आप सुनिए, मैं आपके बीच में टोकाटाकी नहीं कर रहा था, मैं अगर इस तरीके से करूंगा तो आपकी बात भी रख नहीं पाएंगे। नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, आपकी बात पूरी हो गई, मैंने सुनी, उसका जवाब ले लीजिए। आप लोग अभी डिबेट जब शुरू हुई थी, आपने हरियाणा की जीत का श्रेय माननीय मोदी जी को आपने दिया था। तो आप लोग जो बात करते हो बिल्कुल ठीक है, अगर दूसरे लोग उस बात पे जाते हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोग बता दीजिए फिर राजस्थान की हार का चुनाव का श्रेय किसको देंगे? वो मोदी जी को देंगे या वो वसुंधरा राजे को देंगे? सबका विकास की नीति से चलती है, जिससे कांग्रेस कभी नहीं चली। मुझे याद है बचपन की बातों को, जब हम छोटे हुआ करते थे तब एक बात सुनते थे, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और आज इस उम्र तक भी हम ये देख रहे हैं, कांग्रेस भी वही है, हाथ भी वही है, और गरीब भी वही का वही है। पता नहीं इन्होंने उस हाथ को आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया, केवल थप्पड़ मारने के लिए इस्तेमाल क्यों किया कि आज गरीब आदमी हिंदुस्तान का गरीब ही रह गया। तो ये सारी बातें आज जनता समझती है। आज सारे बच्चे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है। आप लोगों ने हिंदुस्तान के साथ धोखा किया, हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा किया, यहाँ के गरीब के साथ धोखा किया। आप लोगों की कोई एक भी पॉलिसी, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी मुझे बता दीजिए जो आप लोगों ने गरीब के लिए बनाई हो। आप लोगों ने बड़े बड़े व्यापारियों को देश से भगाने का काम किया है, आप उल्टा कांग्रेस की बात करते हैं। आप लोगों का जो दोगला चेहरा है वो देश और प्रदेश की जनता जानती है। बाई चुनाव, बाई इलेक्शन को लेकर आप इतना परेशान
आपको होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की ठीक है, रेणु जी, लोकसभा के चुनाव में दे दीजिए। ये एक उपचुनाव के नतीजे हैं और उससे शायद बड़ी पिक्चर के लिए एक मैसेज तो जरूर मिलता है, लेकिन उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। प्रदीप, आपका रुख करूंगा। जननायक जनता पार्टी अब किस तरह से, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है कि अब विस्तार करेंगे संगठन का, किस तरह से विस्तार होगा और किस तरह से आगे की रणनीति, क्योंकि आगे की जो डगर है वो शायद ज्यादा मुश्किल होगी। ये एक उपचुनाव था, लिहाजा सारी ताकत आपने एक जगह लगा दी, लेकिन अब जब चुनाव होगा तो पूरे प्रदेश में चुनाव होगा और आपको संगठन की जरूरत होगी। देखिए, संगठन हमारा बिल्कुल रेडी है, जल्द से जल्द आपके सामने होगा। लेकिन मैं एक बात का आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, एक बात कि जेजेपी को हराने के लिए सभी दलों ने जी किस प्रकार से वोट शिफ्टिंग किया जी, ये आपके सर्वे से ही पता लगता है कि आपका सर्वे ने 43,000 बीजेपी को वोट दिखाई थी और 11,000 समथिंग वोट आईएनएलडी और बीएसपी को दिखाई थी जी, एलएसपी को 16,000 वोट दिखाई थी। इस प्रकार से एक तांडव चला यहां पर कि ये जो नया दल आ रहा है जेजेपी जी, सभी जितने भी बड़े दल थे उन्होंने एक फैसला कर लिया कि इन युवाओं को रोका जाए और वोट शिफ्टिंग का एक बहुत बड़ा खेल आपके सामने नजर आया। आपके प्रवक्ता ये क्या नाम, कांग्रेस के प्रवक्ता कह भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जी कि आईएनएलडी ने वोट शिफ्ट कर दिया भतीजे की वजह से। तो ये अपने आप ही थोड़े दिन में डिबेट्स में आपको अपने आप बता देंगे कि इन्होंने क्यों ये वोट शिफ्ट किया, क्योंकि सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा जहन, दिमाग में बहुत बड़ी एक चीज घर कर गई थी कि कहीं ना कहीं जेजेपी को बढ़ने से रोका जाए, नहीं तो हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार दिल्ली में हुआ है जी, ये नए लड़के, नए युवा दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय जी और हमारे जैसे युवाओं की टीम जी उस पुरानी राजनीति को खत्म करने का काम करेगी जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी ने की और कांग्रेस ने की है। और एलएसपी जिस प्रकार की जातिवाद फैला रही है, हम उसके भी आप लोग जिस परिवार से आए हैं, आप लोग जिस परिवार से आए हैं उसकी पृष्ठभूमि प्रदेश की जनता जानती है। आप अभी आप इस बात को यहाँ पे सब बोल के साफ नहीं हो सकते कि 50 दिन की पार्टी है। स्पष्ट करना चाहूंगा जी प्रदीप जी, आप इस बात को, प्रदीप जी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। के साथ आए हैं, हम खाली हाथ आए हैं, अपने विचारों के साथ आए हैं। हम एक नई राजनीति का जो है साहब, आपके पिछले विचार, इसका मतलब आप अपने दादा दादी, आप अपने परदादा सब जिसका नाम लेके यहाँ पे राजनीति करते चौधरी देवीलाल जी का, उनको छोड़ के आए ना। फिर क्या आप चाहेंगे कि नई राजनीति का जन्म ना हो? हमारे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला नई राजनीति के जन्म की दुहाई है, लेकिन वही बात है कि एक नए रैपर के साथ, नई पैकिंग के साथ पुरानी पार्टी को पेश किया जा रहा है। वीरेंद्र सोनी जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। क्या जाट वोटों का बिखराव और दिग्विजय चौटाला को एक तरह से बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना, सीधे टक्कर दिग्विजय चौटाला है जननायक जनता पार्टी से मानना फायदेमंद साबित हो गया बीजेपी के लिए? उतना ही मजबूत होकर बीजेपी को तो पहले से ये कल्पना थी, लेकिन अभी ये कह रहे थे कि वोट शिफ्टिंग की बात कह रहे थे, क्यों इनेलो क्यों चाहेगी वो अपनी ऐसी दुर्गत करना? ठीक है, मतलब इस बात को तो आप कहने का आपके पास आधार हो सकता है, आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन क्या इनेलो चाहेगी कि उसकी ऐसी दुर्गति हो, पूरे हरियाणा में ऐसा संदेश जाए? जब सभी देश की निगाहें लगी हुई हैं तो इस तरह की अपनी दुर्गति कौन कराना चाहेगा? तो एक आप अपनी बात को कह सकते हैं, आपके पास उसका आधार भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियों की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, इस बात को मानना पड़ेगा। अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से विकास की जो उम्मीदें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है, अब भारतीय जनता पार्टी की पहले से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल रेणु भाटिया जी, जिम्मेदारी बड़ी है आपकी, आगे के चुनाव खासे मुश्किल हो सकते हैं अगर इस जिम्मेदारी को आने वाले कुछ महीनों में वो झलका नहीं कि आप जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, मुश्किल हो सकती है। देखिए, हम लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है, चर्चा को यहां तक ही हम चला सकते हैं, और लेकिन हरियाणा की सियासत पे क्या कुछ बदलाव होते रहेंगे उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। रेणु भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, और प्रदीप गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही पंकज पुनिया जी आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों ने इस चर्चा को सार्थक बनाया। जींद उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं टोटल न्यूज के सर्वे में, वो तमाम चीजें पहले ही दर्शा दी गई थी, जनता को बता दिया गया था कि माहौल क्या है, मूड क्या है, जनता क्या
कहना चाहती है और क्या बताना चाहती है, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर जाकर पारदर्शिता के साथ उस सर्वे को अंजाम दिया था। लोगों की राय एक पारदर्शी तरीके से हमने ली थी। हर बार की तरह फिर सटीक हुआ टोटल न्यूज का सर्वे। टोटल न्यूज के सबसे बड़े सर्वे के जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई दिख रही है। जींद उपचुनाव के इस सबसे बड़े सर्वे में जननायक जनता पार्टी जिसने नई शुरुआत की है वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। जो सर्वे में दिखा है वो नतीजों में दिखा। बड़ी जीत, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जींद उपचुनाव में। जींद के महासंग्राम में कमल खिला है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। जींद उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। 10 साल से हर बार टोटल न्यूज का सबसे सटीक सर्वे। 10 साल से सर्वे मतलब टोटल न्यूज। 13 साल से चुनाव मतलब टोटल न्यूज।